हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह में इतिहास के क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग प्राचीन भारत की जो इतिहास है उसको देखेंगे। तो चलिए प्राचीन भारत के इतिहास को आज शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। तो हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत से। चलिए, इसमें सबसे पहले है किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। तो किसी व्यक्ति, समाज, देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन जो है इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है राजतरंगिणी को। तो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो प्रथम वास्तविक पुस्तक है वो राजतरंगिणी है। और राजतरंगिणी जो है कल्हण द्वारा लिखा गया था और ये जो है इसमें जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। आगे है उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के जो हैं ये कहलाते हैं आहत सिक्के। तो उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। तो भारत में प्रागैतिहासिक खोज करने का जो है श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। आगे है भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट की। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है ये स्टुअर्ट पिगट की कृति है। चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ये शब्द क्या है? इंतु। तो चीनी यात्री जो अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए इंतु शब्द का प्रयोग किया है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी। तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। तो लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से जो है सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का जो है उल्लेख प्राप्त हुआ है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो B.A. स्मिथ के द्वारा जो है प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास तैयार किया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है इतिहास का जो बांटा गया है उसके बारे में। तो हिस्ट्री, तो इतिहास को जो है 3 कालखंड में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व, तो मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक के जो भी समय थे उसको प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल जो है इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसमें जो है मात्र पुरातात्विक साक्ष्य जो ही अध्ययन का एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट है आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 3000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक, और इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु अपठनीय है। तो इसमें जो है लिखित साक्ष्य तो मिला है, लिपि मिला है, लेकिन वो अपठनीय है। और इसी के अंतर्गत हम लोग जो है सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ते हैं, जिसमें लिपि मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए उस लिपि को भावचित्रात्मक कहा गया है। तो ये आदि ऐतिहासिक काल में लिपि मिला है पर उसे पढ़ा नहीं गया है। फिर है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, 600 ईसा पूर्व से आगे। तो पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो हम लोग हिस्ट्री के 3 पार्ट को देखें, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड में मानव का उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक के काल को रखा गया है और इसका जो है मात्र पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। फिर है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसमें लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। फिर है हिस्टोरिक पीरियड जिसका लिखित साक्ष्य मिला है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों, और पढ़ा भी गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है
प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोत का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ का जो उपयोग किया जाता है, और पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण का उपयोग किया जाता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा गया था। भारत में प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संग्रहणकर्ता किसे माना गया है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को जो है प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संग्रहणकर्ता माना गया है। तो वेद का संग्रहणकर्ता कौन है? वेद व्यास। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत की प्राचीनतम राजा कौन है? तो यह है वैश्वत मनु। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत का प्राचीनतम राजा वैश्वत मनु है। वायुपुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का। तो वायुपुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। यहाँ दिया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये है आर्य सातवाहन वंश से। तो हम लोग वायु पुराण देखे थे किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से। और मत्स्य पुराण जो है सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो मौर्य वंश से। तो वायु पुराण गुप्त वंश से, मत्स्य पुराण आर्य सातवाहन वंश से, और विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश की जानकारी जो है नारद स्मृति से मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं पौराणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो ये मनु स्मृति मानी जाती है। तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक जो है मनु स्मृति को माना जाता है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा गया है? तो मनु स्मृति को। तो शुंग काल का मानक ग्रंथ मनु स्मृति को कहा गया है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। नेक्स्ट है, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वल यान गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 88 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंततः 1,00,000 श्लोक होने के कारण से सप्तसाहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। तो महाभारत का जो है सबसे पहले उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है और इसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम जो था जय संहिता था। तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था और इसमें जो है श्लोक बढ़ के 24,000 हो गए और इसका नाम भारत कर दिया गया। और लास्ट में जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गया तो इसका नाम महाभारत कर दिया गया। तो ये महाभारत के इतिहास के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन जो है इसे पुरालेख विद्या कहा जाता है। तो पुरालेख विद्या से अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। पुरावेश का महानतम अन्वेषण किसे माना जाता है? तो डार्विन को जो है पुरावेश का महानतम अन्वेषक माना जाता है। इनवदुता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला नाम से प्रसिद्ध है इनवदुता का यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो है ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ अभिलेख व शासक, तो अभिलेख और शासक उससे संबंधित दिया हुआ है। अभिलेख और शासक, हाथी गुम्फा अभिलेख ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से। और भित्री व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो ऐसा पूछा जाता है जो किसी शासक का नाम और अभिलेख दे देगा और उसको मिलान करने के लिए बोलेगा। तो एक बार बढ़िया से इसको रिकॉल कर लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से।
भित्री व जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। तो ये अभिलेख के बारे में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है बौद्ध स्तंभ लेख किसकी जानकारी मिलती है। शुंग काल की जानकारी जो है बौद्ध स्तंभ लेख से मिलती है। ह्वेन-सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है। तो सी यूकी में ह्वेन-सांग के द्वारा अपना यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया गया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी। तो अल बिरूनी के द्वारा जो है किताब उल हिंद की रचना की गई थी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और इसे जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और इब्न बतूता के द्वारा रहला नाम की जो है पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट है मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। तो पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मार्को पोलो के द्वारा मिलता है। पतंजलि के महाभारत से किस वंश के इतिहास का पता चलता है। शुंग वंश की। तो पतंजलि का महाभारत से जो है शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। नेक्स्ट यहाँ चीनी लेखकों का वर्णन दिया हुआ है तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम लोग अब देखते हैं चीनी लेखकों का वर्णन। तो यहाँ लेखक है, समय है, रचनाएं और यात्री विवरण। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले फाहियान, ये 399 से 1414 ईस्वी के लिए 1414 ईस्वी में आया था। भारत दशा का विवरण रचना है। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद को देवनिर्मित बताया था। तो फाहियान जो है ये 399 से 1414 ईस्वी में जो है भारत का दौरा किया था और ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आए थे और ये गुप्त काल में जो है वस्तु विनिमय के माध्यम कौड़ी को बताया था और चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजमहल है उसको देवनिर्मित बताया था। तो ये और इसकी रचना है भारत दशा का विवरण। नेक्स्ट है ह्वेन-सांग, ये चीनी यात्री थे। ये 629 से 645 ईस्वी के समय आए थे और इसकी रचना है सी यू की। पाश्चात्य संसार के लेख। ह्वेन-सांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। तो ह्वेन-सांग जो है ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था और इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। तो हर्षवर्धन को जो है शिलादित्य का उपाधि दिया था और इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है और इसकी रचना सीयू की है। इतिहास ये 673 से 675 ईस्वी समय में भारत आया था और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इसकी रचनाएं रही है। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो इतिहास जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। आगे है पाषाण काल। तो आप लोग देखते हैं पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल स्टोन एज। तो पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 9000 से 4000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व। और निम्न इसे जो है निम्न पूरा पाषाण काल 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईस्वी से 40,000 ईसा पूर्व और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईस्वी से 9,000 ईसा पूर्व दिया गया है। तो ये पाषाण काल का विवरण है 3 भागों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। आगे है पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। तो पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल किसे कहा जाता है। पूरा पाषाण काल को मानव इतिहास का प्रारंभिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के औजार और अंश शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे। ये पत्थर का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था। जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातियों के रूप में भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था। तो पैथेकोथोपन्स के रूप में जाना जाता था। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। हथनौरा, नर्मदा घाटी से। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त होता है। तो मेहरगढ़ से। तो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो है मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है
जुते हुए खेत का साक्ष्य किस प्राकृतिक स्थल से मिला है? तो कालीबंगा से। तो जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है कालीबंगा से मिला है और ये हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल था और कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में जो है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ में। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है? तो तांबा का। तो मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया है। प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो कुत्ता। तो स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कुत्ता था। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? तो मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रारंभ का जो है काल माना जाता है। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ। तो मानव के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सबसे पहला अनाज था वो जौ था। उसके बाद गेहूं चावल जो भी है बाद में आया है, सबसे पहले मानव के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अनाज जौ था, जौ। चाकोलिथिक युग को किस नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग से। तो चाकोलिथिक युग को अन्य ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। तो ये हम लोग देख लिए। आगे है ताम्रपाषाण कालीन स्थल। तो हम लोग इसमें ताम्रपाषाण कालीन स्थल के बारे में अब देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्थल, राज्य और प्राप्त साक्ष्य। इनामगांव, तो ये कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में है। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं इनामगांव से। दैमाबाद और नवदा टोली ये दोनों जो है महाराष्ट्र में है। कलश सावधान तथा कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल। और नवदा टोली जो महाराष्ट्र, इसका उत्खनन एससी संकालिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिले हैं। नेवासा महाराष्ट्र में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों का प्रमाण मिला है। ताम्रवती राजस्थान, यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रेखित चित्रों से सजे हैं। तो ये जो है ताम्रपाषाणी काल के जो है स्थल के बारे में दिया गया है। नवपाषाण शब्द का प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। तो नवपाषाण शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले 1865 में सर जॉन लुबाक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पाषाण युग में शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ से जो है पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। कुंभकारी, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग में मिला है? तो नवपाषाण काल में जो है मिट्टी के बर्तन बनाने का कला का जो है प्रमाण मिला है। पेबल उपकरण का संबंधित किससे है? तो निम्न पुरापाषाण काल से जो है पेबल उपकरण संबंधित है। नेक्स्ट है ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति जो है ये ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। मैक्रोलिथिक औजार संबंधित है मध्यपाषाण काल से। बेरल घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है बेरल घाटी का औजार। मानव की आखेटक हंटर को खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पुरापाषाण काल से ये जुड़ी हुई है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। तो ताम्रपाषाण काल में जो है महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। नेक्स्ट है भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो ये है मदाहा और सराय नाहरराय। तो भारत के जो दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणिक स्थल है मदाहा और सराय नाहरराय है। आधुनिक मानव होम्योसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम प्रयुक्त कब हुआ था? तो मध्य पुरापाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो नवपाषाण काल में मानव सबसे पहले अग्नि का उपयोग करना सीखा था। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? तो शिवालिक पहाड़ी से जो है भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण मिलता है।
नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो ये भी मेहरगढ़ से हुआ है। चलिए नेक्स्ट है हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ था? तो सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ था हड्डी निर्मित उपकरण। गौरिक मृत भांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? तो हस्तिनापुर से जो है गौरिक मृत भांड पात्र का नामकरण हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, सुनकांडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, सुनकांडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी ये सब अभी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है नवपाषाणकालीन स्थल। नवपाषाणकालीन स्थल में देखते हैं बुर्ज होम कश्मीर। यहाँ राज्य कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो बुर्ज होम जो है कश्मीर में, यहाँ से कब्र में मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गुप्त कराल ये भी कश्मीर में है। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृत भांड का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये जो गुप्त कराल है कश्मीर में, यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिला है, हड्डी निर्मित औजार मिला है, धूसर मृत भांड का प्रमाण मिला है, सिलबट्टा का प्रमाण मिला है और हड्डी से निर्मित सुई का प्रमाण मिला है, ये गुप्त कराल से। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में है। गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्म की खेती के प्रमाण। तो मेहरगढ़ से गेहूं के 3 व जौ की 2 किस्म की खेती का प्रमाण मिला है। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान व प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य। तो यहाँ कच्ची ईंट का जो है आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है महदहा। तो महदहा ये उत्तर प्रदेश में है। गोलाकार झोपड़िया के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुवारा के भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। कोलडीवा उत्तर प्रदेश, धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। तो कोलडीवा उत्तर प्रदेश में धान की खेती का प्रमाण मिला है, जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम धान की खेती का साक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट है संगनकल्लू, ये भी कर्नाटक में है। राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। तो संगनकल्लू कर्नाटक में जो है राख के टीले प्राप्त हुए और ये बेल्लारी जिला में अवस्थित है। पिकलिहल ये भी कर्नाटक में, राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पिकलिहल जो है यहाँ से राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सब नवपाषाणिक स्थल है। नेक्स्ट है चौपानी मांडो। तो चौपानी मांडो जो है ये उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृत भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चौपानी मांडो से जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृत भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारूतारू असम, गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृत भांड प्राप्त हुए हैं। तो सारूतारू जो है ये गुवाहाटी के समीप असम में है, यहाँ से जो है आदिम कुल्हाड़ी व चित्रित मृत भांड प्राप्त हुआ है। चिरांद ये बिहार में है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुआ है जो प्रायः हिरणों के सींग से निर्मित है। तो चिरांद बिहार का नवपाषाणिक स्थल है और यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुआ है। दाओजली असम में कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो दाओजली से कृषि और पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है नवदा टोली नाम ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो नवदा टोली जो है वर्तमान मध्य प्रदेश में अवस्थित है और इसकी जो है उत्खनन HD संकालिया के द्वारा किया गया था। तो ये हम लोग अभी जो है अपना ये टॉपिक देख लिए पाषाण काल। अब आगे हम लोग का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। तो हम लोग 2 टॉपिक को देख चुके हैं और तीसरा टॉपिक हम लोग का हड़प्पा सभ्यता है। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में अब देखते हैं। सबसे पहला इसमें है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो है माना जाता है। हड़प्पा नामक पुरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा नामक पुरा स्थल। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो बहुत चित्रात्मक। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी ये बहुत चित्रात्मक थी। ये बहुत सारे चित्र जैसे यू आकार का, मछली आकार का चित्र मिला है जिसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, इसलिए इसे बहुत चित्रात्मक कहा जाता है।
हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। तो पुरातात्विक खुदाई जो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। तो प्रोटो हिस्टोरिक एज से सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो जिसमें लिपि तो मिले हैं जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से ही जो है मूर्ति पूजा का जो है आरंभ माना जाता है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सबसे पहले तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। और इसे अन्य नाम से हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता भी जाना जाता है। तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज के दौरान सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और ये जो है अधिकतर यहाँ बड़े बड़े नगर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। और यहाँ के लोग सबसे पहले तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में। रंगपुर जो है ये सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों में घिरे हुए थे? तो कालीबंगन। तो कालीबंगन में जो है दुर्ग तथा निचला स्थल जो है अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो है पुरातात्विक खुदाई की गई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की। तो ऐसा माना जाता है जो हड़प्पा वासियों को लोहा के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का जो स्थल है बनावली, ये हरियाणा में जो है घग्गर नदी और उसकी सहायक नदी किनारे स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो गुजरात में। तो धौलावीरा गुजरात में है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो धौलावीरा से। धौलावीरा गुजरात और बनावली हरियाणा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है, हड़प्पा कालीन मुहर का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा था? तो ये था वर्गाकार। तो सर्वाधिक प्रचलित मुहर जो था वो वर्गाकार था। हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर गौरों का अंकन नहीं हुआ है। तो यहाँ जो है हड़प्पा सभ्यता की मुहर पे यहाँ पे घोरों का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। तो देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप जो है ब्राह्मी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो भारत में की गई थी, और ऐसा कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता में ही हुई थी। सिंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो सिंधव सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सा है? मिस्र की सभ्यता, और ये नील नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। तो वृषभ मुद्रा जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगन से जो है मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहायुक्त देवता का मोहर प्राप्त हुआ है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। तो सुमेरियन सभ्यता जो है ये लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली सबसे प्राचीन और पहली सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी, और आर्य जो थे वे कृषि पर आश्रित थे, इसलिए ये जो है गैर आर्य सभ्यता थी। क्योंकि यहाँ आर्य होते तो ये कृषि पर आधारित होते, लेकिन ये नगरीय सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृत भांड। तो मृत भांड से ये पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। भारत में किस प्रकार के मृत भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? उत्तरी काले पालिशकृत मृत भांड। तो भारत में जो है उत्तरी काले पालिशकृत मृत भांड जो है द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक मानी जाती है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता से। तो चांदी की उपलब्धता का जो है प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सेल खड़ी का। तो हड़प्पा काल की मुद्राओं में जो है सेल खड़ी का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए इसका लोकेशन दिया है हड़प्पा सभ्यता का, तो उत्तर, दक्षिण और पूरब, पश्चिम।
तो हड़प्पा सभ्यता की जो है सीमा में मांडा जम्मू कश्मीर ये उसका उत्तरी सीमा था, और देवाबाद महाराष्ट्र ये दक्षिणी सीमा है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश पूर्वी सीमा है, और सुतकांडोर बलूचिस्तान और पाकिस्तान में है। ये अभी ये जो है इसकी पश्चिमी सीमा है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा है, मांडा जम्मू कश्मीर उत्तरी, देवाबाद महाराष्ट्र दक्षिणी, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश पूर्वी और सुतकांडोर बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है। यहाँ है लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्व भाग में एक गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। तो लोथल को जो है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। चलिए यहाँ हम लोग नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। आगे हड़प्पा कालीन स्थल के महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ हड़प्पा कालीन स्थल उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम लोग अब हड़प्पा कालीन महत्वपूर्ण स्थल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ स्थल, उत्खननकर्ता, वर्ष, नदी और प्राप्त साक्ष्य दिया हुआ है। तो सबसे पहले हड़प्पा, तो ये मोंटोमोरी जिला पाकिस्तान में है वर्तमान। इसका खोजकर्ता जो है राय बहादुर दयाराम साहनी और व्हीलर और माधव स्वरूप बस है, और इसकी खोज 1921 में की गई थी। ये रावी नदी के तट पर है, और यहाँ से अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा और मछुआरे का चित्र, संघ का बैल और कांस्य दर्पण प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है वर्तमान, और इसका खोज राय बहादुर दयाराम साहनी और व्हीलर तथा माधव स्वरूप बस द्वारा किया गया था 1921 में, और ये रावी नदी के तट पर है। और यहाँ से अन्न भंडार, कांस्य से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, संघ का बैल और कांस्य दर्पण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। ये लड़काना जिला में है पाकिस्तान में। राखालदास बनर्जी और मार्टिमा व्हीलर के द्वारा इसकी खोज 1922 में की गई थी, और ये सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से विशाल स्नानागार, पुरोहित का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला, मूर्ति दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशु वाली मुद्राओं का चित्र जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है लोथल। यह अहमदाबाद जिला में है गुजरात में, और उत्खननकर्ता जो है इसका रंगनाथ रॉय है। ये 1955 एवं 1962 में इसकी खोज की है। भोगबा नदी के किनारे है। यहाँ से गोदीवारा, वृत्ताकार एवं चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल और बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े का मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चालक लोमड़ी का चिन्ह आदि वर्णित है। ये लोथल से प्राप्त अब जो है मिला है साक्ष्य, उससे पता चलता है। चनहुद्रो, ये सिंध पाकिस्तान में है वर्तमान। अर्नेस्ट मेके व एनजी मजुमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी, 1931 में उत्खनन किया गया था, और यह सिंधु नदी किनारे है। मनके बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त होता है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियाँ के अंकन वाले मुद्रा, काजल पाउडर आदि जो है चनहुद्रो से प्राप्त होता है। तो चनहुद्रो से मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट आदि का जो है साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है कालीबंगा। यह हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। अमरानंद घोष, बद्रवासी लाल एवं बीके थापर द्वारा इसकी खोज की गई है। कब? तो 1953 से 1960 में। ये घग्गर नदी किनारे हुए जीते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बनने की साक्ष्य, लकड़ी की नाली, ये सब कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिला में। नेक्स्ट है राखी गढ़ी, हिसार हरियाणा में है वर्तमान में। सूरज भान इसकी जो है उत्खननकर्ता थे, और ये 1969 में इसका जो है उत्खनन किया गया था। घग्गर नदी किनारे है। ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कोट दिजी, खैरपुर पाकिस्तान में है। धूड़ एवं फजल अहमद खान, 1935-1955 इसका उत्खनन का समय रहा है। ये सिंधु नदी किनारे है। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं, कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बनावली हिसार, ये हरियाणा में है। RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट इसका नाम है। 1973 में इसका उत्खनन किया गया था। सरस्वती नदी किनारे है। मिट्टी का हल, ये खिलौना था। सड़क पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो बनावली से। नेक्स्ट है रूपर, ये रूपनगर पंजाब में है। यगदत्त शर्मा द्वारा इसका उत्खनन किया गया था 1955 में। सतलज नदी किनारे है। तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है रंगपुर, काठियावाड़ गुजरात। SR राव 1954 में। भादर वादर नदी किनारे हैं। ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियां के अवशेष, नारिया, कच्ची ईंट तथा दुर्ग धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश। यगदत्त शर्मा द्वारा जो है इसका
उत्खनन किया गया था 1958 में, हिंडन नदी किनारे है। मितभान पर रंगीन चित्रकारी का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है सुतकानगेडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान। ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डेल्स 1927-1962 में इसकी खोज हुई है, दास्क नदी किनारे है। 3 संस्कृतियां के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य का बंदरगाह, ये सब सुतकानगेडोर से है जो प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मांडा। मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। जगपति जोशी द्वारा इसका उत्खनन किया गया 1982 में, चेनाब नदी किनारे है। चट प्लेट हड्डी निर्मित बानाग्र मुहरे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सुरकाडो, पेरिन बलूचिस्तान, जॉर्ज डेल्स और 1962 में सादिक और 2 टीले और मितभान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुतकांडो गुजरात, जगपति जोशी 1964 में सरस्वती कलश, सावधान घोड़े की हड्डी और तराजू का जो है यहाँ पे पलड़ा का जो है साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता के विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है वस्तु विनिमय प्रणाली को जो है मुख्य विनिमय का साधन माना जाता है। तो आज जो हम लोग हैं कितने टॉपिक को देखे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखे, पूरा पाषाण काल को देखे और जो है पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखे हैं, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। तो 3 टॉपिक को आज की क्लास में हम लोग देख लिए हैं और इससे आगे के जो है अगला क्लास में देखेंगे वैदिक काल। यहाँ से अगला टॉपिक है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।